दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम हॉल जीएस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना और संगठन से संबंधित स्रोतों के बारे में बताया था कि वे कौन से स्रोत हैं जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि यकीन जानिए कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में पृथ्वी की जो त्रिज्या है, हमने बताया था कि 6370 किलोमीटर, जिसका कि तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान है, तो वहाँ पर पहुँचना इंसानों के बस की बात नहीं है। कोर मूवी के बारे में बताया था कि कोर मूवी में कैसे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए वैज्ञानिकों का दल जाता है। तो जब वो वैज्ञानिकों का दल जाता है, वहाँ पर जो मशीन जाती है, उस मूवी में आप देखेंगे तो जिस मशीन से, जिस रॉकेट से वो पृथ्वी के अंदर, ड्रिलिंग मशीन उसको बोलते हैं, उससे जाते हैं जब, तो उसमें 3 तरीके की ड्रिलिंग मशीन आगे लगी होती है। एक तो लेज़र लगी होती है कि बहुत भारी भरकम पत्थर और ठोस भाग आएगा तो उस लेज़र लाइट से काटा जाएगा। उसके बाद हल्का ड्रिलिंग मशीन होती है जो ड्रिल करता रहता है, जैसे प्लास्टिक जोन में जाता है जब वो। और कुछ जगह उस मूवी में हॉलो भी दिखाया गया है। तो उस मूवी, जिस समय वो मूवी बनी होगी, इस समय तक जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों के संगठनों का अध्ययन हो चुका था, इसलिए वो मूवी कुछ हद तक उसी बेस पे बनाई गई थी कि कैसे संगठन है उसका। तो उसमें ये भी समझ में आता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कैसी है। तो भूकंप के बारे में हम लोग, भूकंप एक विनाशकारी प्रलय है जो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल होती है, जिससे पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है। कहने को तो ये विनाशकारी है, लेकिन इससे मानव सभ्यता को, यानी पूरी दुनिया को, पृथ्वी के आंतरिक भागों का और उसके संगठन और संरचना का जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो भूकंप की ही देन है। तो भूकंप ही एक प्रत्यक्ष ऐसा साधन है जिससे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन की जानकारी मिलती है। तो आइए, हम लोग को पता होगा, इस चित्र में आप देख रहे होंगे भुज का 2001 में आया हुआ, भुज का गुजरात में आया हुआ भूकंप, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में मरे थे, हजारों लोगों की संख्या में। और 2004 में आई हुई सुनामी साउथ हिंद महासागर में। तो आइए चलते हैं। भूकंप जब भी कभी आता है तो 2-3 बातों का जिक्र होता है न्यूज़ टेलीविज़न चैनलों पर। एक तो एपिसेंटर की बात बहुत बार बार आती है कि इसका एपिसेंटर कहाँ पाया गया। तो एपिसेंटर को केंद्र बिंदु बोला जाता है कि वो भूकंप की जड़ कहाँ से, यानी वहाँ जैसे कोई गैसीय पदार्थ या ऊर्जा, ऊष्मा का निष्कर्षण जब पृथ्वी के बाहर होता है तो पृथ्वी में दरार जो पड़ती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो तरंग बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। इतनी शक्तिशाली तरंगें होती हैं कि वो बाहर निकलती हैं, जिससे पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं और ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पर आपको हल्का सा कंपन महसूस होता है, वो वेव के कारण ही होता है। तो यही वेव पृथ्वी के आंतरिक संगठन के बारे में बताएगा हमें। तो पृथ्वी पर जब भूकंप आता है, कहीं पर भी भूकंप आता है, तो एपिसेंटर के बारे में बहुत बात होती है, रिएक्टर स्केल के बारे में बात होती है। तो आइए जानते हैं होता क्या है। वास्तव में एपिसेंटर केंद्र बिंदु नहीं होता। जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ से वो ऊर्जा निकलती है, उसको फोकस, भूकंप केंद्र बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। और उससे 90 डिग्री पर, धरातल पर, यानी ज़मीन पर जहाँ पर छिद्र होता है, डायरेक्ट जो वेव आती है, उस सेंटर को बोलते हैं एपिसेंटर। और हम लोग जानते हैं कि भूकंप को जो मापता है, उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, और जिस पैमाने से नापा जाता है उसको रिएक्टर स्केल का पैमाना कहा जाता है। तो भूकंप के बारे में, जब भूकंप आता है तो तरंगों का जो अध्ययन है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए बता देते हैं, चलते चलते, कि भारत में भूकंप के जोन देख लीजिए। भारत में भूकंप की स्थिति क्या है। भारत में भूकंप के 5 जोन हैं। जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 और
भूकंप का जोन नंबर 5। जोन नंबर 1 बहुत ही कम तीव्रता का भूकंप यानी कंपन था, इसलिए जोन 1 को हटा दिया गया है। आपको भारत का नक्शा दिख रहा है, उसमें कलर दिख रहा है, उसके बगल में आप ये देखेंगे कि किस तरह से उनकी तीव्रता और उसकी सीवियरिटी यानी उसकी खतरनाक होने की स्थिति दर्शाई गई है। आप देखिए इसमें तो कम खतरनाक यानी 6 से कम तीव्रता का रिएक्टर स्केल पर 6 से कम तीव्रता का भूकंप आएगा, 3, 4, 5, तो वो भूकंप जोन 2 में आएगा। आप भारत का जो पठारी एरिया वाली ये बेल्ट है आप देख रहे होंगे, इस बेल्ट में भूकंप जोन 2 आता है। उससे खतरनाक भूकंप जोन 3 में होता है। जोन 3 का जो अपना मैदानी एरिया है और बीच बीच की बेल्टें हैं, गुजरात का कुछ एरिया और मुंबई महाराष्ट्र का एरिया, केरल का एरिया, इधर आंध्र प्रदेश का एरिया, और इधर आप चले जाएंगे तो बिहार का थोड़ा एरिया, जहाँ पर 7 रिएक्टर स्केल पर 7 से कम तीव्रता का भूकंप आता है। और इससे भी खतरनाक जोन नंबर 4 जो भगवा कलर में दर्शाया गया है, 7.9 से 8 की तीव्रता का जो भूकंप आता है वो भी खतरनाक की श्रेणी में आता है। वो आप देखेंगे तो एक तो भुज की तरफ है, कुछ सौराष्ट्र की तरफ, और दूसरा हिमालय के ऊपरी भाग यानी ट्रांस हिमालय पूरा खतरनाक रिएक्टर स्केल पर पैमाना है उसका। 7.9 से 8 तीव्रता का भूकंप आएगा उस पर। ये एरिया है ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और हिमालय के बीच बीच की कुछ श्रेणियाँ, जैसे ये देखिए हिमाचल प्रदेश के बीच का भी भाग आया हुआ है यहाँ पर। और सबसे खतरनाक जहाँ पर 9 या 8 या उससे अधिक का तीव्रता का भूकंप आने की संभावना हो सकती है, उस जोन को भारत में दिखाया गया है एकदम रेड कलर से। देखिए सबसे खतरनाक भूकंप 9 या 8 तीव्रता का भूकंप पूर्वोत्तर भारत का पूरा भाग, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सारा भाग को दर्शाया गया है सबसे खतरनाक भूकंप जोन में दिखाया गया है उसको। और भारत की कुछ हिमालय श्रेणियों में आप देख लीजिए, कुछ हिमालय की कुछ श्रेणियाँ दिख रही हैं रेड कलर में। भुज का भूकंप को भी, क्योंकि 8 से अधिक आया था 2001 वाला भूकंप, इसलिए उसको इस श्रेणी में बाद में डाल दिया गया था। तो आइए जानते हैं भूकंप जब आता है तो किस तरह से तरंगों का प्रभाव होता है। आइए दोस्तों, भूकंप जब आता है, ये देखिए भूकंप के लिए समझने के लिए एक फिगर देखिए आप। ये जहाँ मान लीजिए हम लोग ये यहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे मकान वगैरह, यानी ये धरातल है पूरा ऊपर वाला भाग। इस धरातल के ऊपर भूकंप हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे कंपन होता है और इमारतों का तहस नहस हो जाना, ये सब दिखता है। ये देखिए पृथ्वी की आंतरिक भाग की ये दिखाया गया है कि किस तरह से इसमें वेव जो तरंगे होती हैं वो जाती हैं, हलचल मचाती हैं और विनाशकारी प्रलय लाती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। दोस्तों जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान पृथ्वी पर 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली तरंग को बोलते हैं हम प्राथमिक तरंग, दूसरी तरंग को बोलते हैं हम द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, और तीसरी तरंग को यहाँ पर गलती से लंबी तरंग लिखा हुआ है, धरातलीय तरंग बोला जाता है, और इसका लब तरंग भी बोला जाता है, इसको LOV लब तरंग भी बोला जाता है। आइए इन प्राइमरी, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और L तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने भूकंप के इन तरंगों का अध्ययन किया, अन्वेषण किया,
तो ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की जो संरचना है, संगठन है, उसका घनत्व है वो अलग अलग है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो मूल रूप से विभाजन है वो 3 तरीके से है। भ्रूपटी, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, ऊपरी परत, मेंटल बीच वाला भाग, और नीचे का कोर, 3 पार्टों में ये विभक्त है। 3 पार्टों के अंदर संगठन और इसका बनावट अलग अलग तरह से अलग हुई है। इनके घनत्व अलग अलग हैं। आप घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो ये वाला फिगर यूज कर सकते हैं। घनत्व के बारे में आप इस फिगर का यूज करिए और समझिए कि इसके घनत्व का अध्ययन कैसे हम कर सकते हैं। फिगर हटा दिया है, ये है इस घनत्व के बारे में। तरबूज को अगर हम लोग काटते हैं, पृथ्वी को मान ले, तरबूज को पृथ्वी मानकर हम एक उसमें की फाँक निकालें तो कुछ ऐसा चित्र आएगा। इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं हम। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पृथ्वी की जो घनत्व है वो अंदर जाने पर बढ़ता है। मैंने उस वाले वीडियो में बताया था कि तापमान और घनत्व और इसके दबाव पृथ्वी के भीतर जाने पर तीनों बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एल तरंग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्राथमिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो केवल प्राथमिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में संचरण कर सकती हैं यानी चल सकती हैं। प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे का वेग सबसे अधिक होता है। ये पृथ्वी के भाग है। देखिए पृथ्वी, भूकंप आया, एपिसेंटर ऊपर दिखाया गया है जैसे कि मैंने बताया था। ये पोर्शन लिक्विड है, कोर वाला पोर्शन, और कोर के सबसे आंतरिक भाग सॉलिड है क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। ये बीच वाला भाग मेंटल है और ये ऊपर भाग जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं क्रस्ट है, जहाँ पर वायुमंडल है हमारा। उसके नीचे वाले भाग को हम मेंटल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, और इस वाले पूरे भाग को कोर बोलते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो आइए देखते हैं प्राथमिक तरंगों की स्थिति क्या है। तो प्राथमिक तरंगों को पुश तरंगे भी कहते हैं। जैसे आप स्प्रिंग कभी देखिए, स्प्रिंग खींचेंगे तो एक छल्ले नुमा उसमें तरंगों नुमा एक आकृति बनती है और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं सीधा ही जाके वो लगता है। तो प्राथमिक तरंग एक स्प्रिंग नुमा आकृति होती है, जैसे इस भाग में दिख रहा है। ये देखिए, इस प्राथमिक तरंग ऐसे होती है। और इसको अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है। इसका वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्राथमिक तरंगे धरातल पर अंदर से सबसे तेज पहुंचती है क्योंकि इनका वेग यानी चाल इनकी अधिक होती है। ये तरंगे भूकंप के केंद्र से होकर ठोस, तरल एवं गैस सभी भागों में पार करते हुए भूपृष्ठ पर यानी क्रस्ट पर पहुंचती हैं, ऊपरी हिस्से पर पहुंचती हैं। और ये तरंगे बहुत विनाशकारी होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। ये तरंगे जिगजैग मोशन में नहीं चलती, बल्कि ये स्प्रिंग का जो मैंने उदाहरण दिया था, आगे पीछे पुश करते हुए बढ़ती है। इसको पुश तरंगे भी कहते हैं। आइए द्वितीय तरंगे के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी तरंगे बोलते हैं। आप प्राइमरी तरंगों का जब वो देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि प्राइमरी तरंगे केवल ठोस तीनों जगह विचरण कर सकती हैं, यानी पूरी आर पार हो जाती हैं। सेकेंडरी तरंगों के बारे में देखिए।
द्वितीयक तरंगें वे तरंगे होती हैं केवल सॉलिड में, एज फॉर सॉलिड में ही विचरण कर सकती हैं यानी चल सकती हैं। ये तरंगे प्राइमरी तरंगे से कमज़ोर होती हैं, यानी इनका वेग कम होता है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, जिस कारण से पृथ्वी के धरातल पर प्राइमरी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। इनका पहुंचने का समय उसके बाद होता है, धीमी गति से चलती हैं। ये तरंगे सिर्फ ठोस अवस्था में ही गुजरती हैं, ठोस माध्यम में। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ठोस क्रस्ट वाला भाग, ये वक्राकार मोड़ पर मुड़ जाती हैं क्योंकि ये ठोस अवस्था में ही चल सकती हैं। जैसे ही प्लास्टिक जोन, यानी जैसे कि हमारा ये टूथपेस्ट होता है, उस टूथपेस्ट नुमा जो भाग पृथ्वी के अंदर संगठन पाया जाता है, वहाँ पर ये तरंगे मुड़ जाती हैं, वक्राकार हो जाती हैं। सेकेंडरी तरंगे तरल भाग से गुजर नहीं सकती हैं। सेकेंडरी तरंगे आगे पीछे धक्का न देकर, बल्कि ये ऊपर नीचे आड़े तिरछे धक्का मारती हैं, इसीलिए इनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। इनका भ्रमण पथ अवतल कॉनकेव होता है, वक्राकार हो जाता है तो कॉनकेव हो जाएगा। एस तरंगे सॉलिड में ही रहती हैं, इसलिए ये प्राथमिक तरंगों की तुलना में अधिक खतरनाक होती हैं, क्योंकि प्राथमिक तरंग आप देखेंगे कि सारे फेज़ों में चलती हैं, तो वो तरंगे सभी क्रेस्ट पर नहीं आती, भू स्थल पर नहीं आती हैं। तो क्या होता है कि वो तरंगे पूरी पृथ्वी में अंदर चली जाती हैं और अंदर उनका वेग कम हो जाता है, और क्योंकि वो तीनों ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में चल सकती हैं, तो वो द्रव में भी घुस जाती है, तो वो तरंगे का जो वेग होता है, जो उनकी विनाशकारी क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, वो बंट जाती है। तो सेकेंडरी तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं। अब जानते हैं हम लोग तृतीयक तरंगे यानी धरातलीय तरंगों के बारे में। नाम से ही प्रचलित है। एल तरंगों का संचरण वेग पी और एस तरंगों की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये तरंगे बहुत ही धीमी होती हैं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। ये भूकंप अभिकेंद्र के उत्पन्न होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और धरातल पर सीमित हो जाती हैं। तो इन तरंगों के अध्ययन से के बाद इनकी गति के आधार पर तरंगों के 3 युग्मों को और जोड़ा गया बाद में, और उस तरंगों के बारे में मैं आपको वैसे बता देता हूँ। बेसाल्ट की चट्टानों में भ्रमण करने वाली जो तरंगे होती हैं उनको पी स्टार से डिनोट करते हैं, और एस स्टार। ये ऑस्ट्रेलिया में आए भूकंप का अध्ययन किया गया था, और इनसे स्टार ये डिनोट कर रहा है कि ये बेसाल्ट की चट्टानों में तेज़ी से गति करती हैं। बेसाल्ट की चट्टानों में, बस आपको ये ध्यान रखना है, बस बेसाल्ट चट्टानों, इसका मतलब उसके संगठन में बेसाल्ट की भी खोज हो गई। इसकी गति के आधार पर, यानी तरंगों की गति के आधार पर एक और प्रकार की तरंगों को खोजा था, पीजी और एसजी। जी का मतलब ये डिनोट करता है ग्रेनाइट पत्थर को। ये वे तरंगे होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, जो ग्रेनाइट पत्थर में संचरण करती हैं। यूगोस्लाविया में एक कल्पा घाटी है, वहाँ पर 1909 में एक भूकंप आया था, यानी इन तरंगों की खोज 1909 में की गई थी। उनका अध्ययन किया गया था, और लगभग 20वीं शताब्दी में ही इनका अध्ययन हुआ था, उनकी खोज हुई थी। तो ये तरंगे भी जानते रहिए कि पी स्टार और एस स्टार बेसाल्ट चट्टानों की खोज में सहायक हुए थे, यानी पृथ्वी के संगठन में बताया था कि बेसाल्ट चट्टानें भी हैं। और जी का मतलब ग्रेनाइड, ग्रेनाइड, इससे ग्रेनाइड चट्टानों का अध्ययन में मदद मिली थी। तो हम लोग मुख्य रूप से पृथ्वी के अध्ययन के बारे में तरंगों के माध्यम से
इसका जब अध्ययन किए तो पता चला कि जहाँ पर तरंगों की गति में परिवर्तन होता है उसे असंबद्ध क्षेत्र या डिसकंटिन्यूअस क्षेत्र बोला जाता है। यानी उनके घनत्व में अलग अलग जगहों पर घनत्व में असमानता थी, इसलिए उसको असंबद्धता क्षेत्र जोन बोला गया। तो इन असंबद्ध डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र को 4 वैज्ञानिकों ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर इन क्षेत्रों का नाम पड़ा है। आइए देखते हैं। पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है, कोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये क्षेत्र का नाम पड़ा है। इसका क्रस्ट वाला भाग जो 0 से 5 किलोमीटर की दूरी है, शुरू वाले भाग पर कोनार्ड असंबद्ध क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर विचलन होता है। तरंगों के विचलन मोहो नामक वैज्ञानिक ने मोहो को खोज किया था, मोहो वाला क्षेत्र को खोज किया था। ये निचली और ऊपरी मेंटल के बीच 30 किलोमीटर वाले क्षेत्र पर अध्ययन किया था। उसको मोहो असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। उसके नीचे ही जैसे हम आएंगे, रेप्टी असंबद्धता क्षेत्र लगभग 700 किलोमीटर अंदर गहराई पर जैसे आएंगे, वहाँ पर भी विचलन होता। तरंगों का अध्ययन में पाया गया कि यहाँ पर विचलन होता है, जिसको रेप्टी ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पर रेप्टी असंबद्धता क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद 2900 किलोमीटर पर कोर में आएंगे। 2900 किलोमीटर पर धरती के अंदर 2900 किलोमीटर आने पर जो तरंगों में विचलन होता है उसको गुटेनबर्ग ने खोजा था, इसलिए उस क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र कहा जाता है। और उसके अंदर 5100 किलोमीटर अंदर आने पर एक जोन है लेहमन। तरंगों का यहाँ भी विचलन देखा गया था। तो जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इन तरंगों के विचलन को, उनका नाम लेहमन था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम लेहमन असंबद्धता क्षेत्र कर दिया गया। दोस्तों धन्यवाद।